नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है चुनाव के बाद यानी कि पोस्ट इलेक्शन पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस पे करेंगे और बात बहुजन समाज पार्टी की करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के अब सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब संगठन में निचले स्तर से यानी कि ग्रास रूट लेवल से लेकर के अपर लेयर तक पूरा का पूरा संगठन में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। आज चर्चा इस पर करेंगे और साथ ही इस पर भी करेंगे कि जिस तरीके के बहुजन समाज पार्टी के रिजल्ट आए, नतीजे आए, उस पर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मायावती को अब इंडिया अलायंस के दलों के साथ चला जाना चाहिए या एनडीए के साथ चले जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन के बाद जो प्रेस रिलीज मायावती ने जारी की उसमें सीधे तौर पर एक शब्द ने, एक लाइन ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। कहा गया कि मुसलमानों से जितनी उम्मीद थी, जितनी अपेक्षा थी, आकांक्षाएं थीं, उसके हिसाब से वोट नहीं मिला और आगे से इस पर विचार करके टिकट दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अब ये लाइन किसकी तरफ जाती है और किसके खिलाफ जाती है, आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक और बात की चर्चा करेंगे कि मायावती ने अपने संगठन में जो बरसों से प्रथा चली आ रही थी, तरीका चला आ रहा था, उसमें कौन सा बड़ा बदलाव कर दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। मायावती को लेकर के बहुत अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं, ऑफर दिए जा रहे हैं इंडिया अलायंस की भी तरफ से, एनडीए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, उनमें उनको लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक पहले से धारणा बनी है कि वो बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, जो भी है। लेकिन नंबर्स जब दिखते हैं चुनाव के तो 16 सीटों पर इंडिया अलायंस हारता है, 31 सीटों पर एनडीए की बीजेपी सीटें हार जाती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से। कहाँ जाएगी अब बसपा की राजनीति? देखिए, जब गठबंधन की इस समय राजनीति हो रही है और सपा और कांग्रेस एक हो चुकी हैं, अच्छे नतीजे मिले हैं, तो विधानसभा में भी मुझे लगता है साथ में रहेंगे ये लोग। अब सीटों को लेकर के कौन कितना लेता है इस पर बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन गठबंधन की राजनीति है तो मायावती का अकेले चलना उन पर मुझे लगता है भारी पड़ गया। अगर आप अकेले चलते, आपका अपना पूरा वही 2019 वाला ही 19% वोट शेयर होता, तो भी संभावनाएं नहीं थी कि आपकी सीटें आती इस गठबंधन की राजनीति में। यानी इस गठबंधन की जब राजनीति में हर कोई देख रहा है, गुट बना करके चल रहा है, अपना अलग अलग गठबंधन बना के चल रहा है, उसमें अकेले चलने वालों में सिर्फ मायावती का नुकसान नहीं हुआ है। ओडिशा में देखिए, बिल्कुल बीजेडी खत्म हो गई, अकाली दल पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो दो पार्टों के बीच में पिस करके ये खत्म हो जाएंगी। इसलिए मायावती जी को एक कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको अकेले अगर राजनीति करनी है तो हमारा जो अपना कोर वोटर है उनको जोड़ के रखना है और बाकी जगहों से वोटर्स को धीरे धीरे अपने में जोड़ना है। नहीं तो होगा क्या कि जब दो अलग अलग गठबंधन लड़ रहे हैं, एनडीए और इंडिया, तो उसमें उनके लिए बहुत स्कोप बचता नहीं है। इनफैक्ट उनका अपना ही 3% वोट शेयर टूट करके चला गया। जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया इंडिया अलायंस की तरफ से इस चुनाव में संविधान को खत्म करने को लेकर के, वो एक नैरेटिव बहुत बड़ा उसने डेंट मारा बसपा को कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप सोचिए कि आरक्षण और संविधान, आरक्षण की अगर बात करें, सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? एकदम निचले स्तर के ओबीसी और दलित मतदाता है। और बसपा का जन्म ही हुआ था बहुजन का नाम लेते हुए कि हमको जो सबसे निचली पायदान के जो दलित भाई हैं, दलित लोग हैं, उनके जीवन में उत्थान लाना, उनके लिए काम करना है। और जैसे ही आरक्षण पे हमले वाली कोई बात सामने आई, उसका एक तरीके से प्रचार शुरू किया गया कि आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, तो मायावती के ही जो अपने वोट बैंक था उसमें सेंध लगी, दरार लगी, 3% शिफ्ट हुआ है। और उसमें से भी इस 3% में भी जो बड़ा 60-65% जो जाटो समाज का जो वोट बैंक है वो चला गया इंडिया गठबंधन को। तो बसपा को नुकसान हुआ इसका, जो नैरेटिव बनाया गया आरक्षण वाली बात, भाजपा नहीं, इस बसपा को भी नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि बीएसपी के लिए अलार्मिंग है कि आने वाले समय में अगर आपको राजनीति करनी है, पहले तो आपको एक दिशा लेनी होगी। अपना जो कोर वोट बैंक है, जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा है, जो आप जिस आधार पे पार्टी की स्थापना हुई, उसको जोड़ करके रखना है और आपको एक दिशा लेनी होगी। अगर आप एकला चलो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके पास वो नंबर नहीं है, वो उतना वोट शेयर नहीं है जो आपको सीटें दिला पाए। अच्छा, मायावती ने जो लेटर जारी किया रिजल्ट के बाद,
आखिरी पूरी चिट्ठी लिख डाली और आखिरी की जो लाइन है उसमें मुसलमानों को लेकर के बहुत सारी एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया गया। ये मैसेज, इस मैसेज को देख करके आपको क्या समझ में आता है कि निकट भविष्य में बहुजन समाज पार्टी किधर जाएगी? अकेले रहेगी, इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी, या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ? देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कल ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, वो अभी भी आ जाएं, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। क्योंकि अगर वो आ जाती तो 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन सिर्फ बीएसपी की वजह से हारी। सरकार का स्वरूप कुछ और होता, बिल्कुल अलग हो जाता, बिल्कुल सरकार हो सकता है कहीं सरकार बदल जाती। तो आप ये समझिए कि अभी भी उनके लिए ऑफर दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, इससे समझ में भी आता है कि मायावती आज की तारीख में भी कितना की फैक्टर है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, वो हार करके भी वो एक ऐसे एज पे हैं कि उनकी वजह से एनडीए गठबंधन को भी नुकसान होता है और उनकी वजह से इंडिया गठबंधन को भी दोनों को नुकसान हुआ है इस बार। तो वो एक ऐसी उनके पास वो ताकत है, उनके पास, मायावती के पास, कि वो अगर एक सही दिशा ले लें, जिसके साथ जुड़ेंगे उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो हर कोई चाहता है। तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, तो अभी बहुत प्रीमेच्योर है नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक मैसेज दिया कि आगे से रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, टिकट को लेकर के सतर्कता बरती जाएगी, ये लाइन किसकी है? देखिए, बहुत सारी सीटों पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को दिया। और ऐसा नहीं है कि उनको अच्छे वोट नहीं मिले, अच्छे वोट भी मिले। लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाताओं के पास जो विभाजन की स्थिति आती थी, या तो वो कांग्रेस के पास जाते थे देश के चुनाव में, और प्रदेश के चुनाव में सपा के पास जाते थे। तो इस बार बंटने की गुंजाइश ही नहीं थी, वो जाना था गठबंधन को ही। तो मुझे लगता है कि एक मुश्त जो वोट इंडिया गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं ने दिया, मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया, उसकी वजह से बसपा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। और अच्छे वोट मिलने के बावजूद बीएसपी को अब उनको लगता है कि जब इंडिया गठबंधन में मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोट करते हैं तो हमको तो कुछ मिलना ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये लिखा है कि आगे से हमको इस पर सोचना पड़ेगा। अगर वो वहां पे सोचती हैं तो मुझे लगता है कि उनके सोचने में कहीं ना कहीं एनडीए आने वाला है, जल्दी एनडीए पर वो विचार करने वाली हैं। ठीक बात है। संगठन की बात करते हैं। बहुत लंबे वक्त से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जिला कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, इस तरीके की पोस्ट होती थी और एक मिशन बेस्ड तरीके से उनका संगठन काम करता था। अब उन्होंने अपने संगठन को थोड़ा सा या यूं कहें कि उन्होंने अपने संगठन को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। मंडल पे जो था वो व्यवस्था खत्म कर दी। अब उन्होंने बड़े लेवल पे आकर के थोड़ा सा ऊपर उठे, उन्होंने 4 सेक्टर में पूरे उत्तर प्रदेश को बांट दिया और हर सेक्टर में जो जो जिले होंगे वहां पर उस जिले का प्रभारी और उस जिले का उसके साथ में एक और व्यक्ति, इस तरीके से उन्होंने अपने संगठन को एक दिशा देने की कोशिश की है। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ये जो ओवरहॉलिंग का काम चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, क्या ये जो रणनीति है ये कुछ काम आने वाली है? देखिए, नई रणनीति है और इनका कार्यकर्ता वही पुराना है। हर चुनाव के बाद प्रशांत जी, हर चुनाव के बाद हमने देखा है कि कुछ बड़े बदलाव होते हैं संगठन में, क्योंकि अपेक्षित नतीजे मिल नहीं रहे हैं पिछले 2014 के बाद से लगातार। तो आप समझिए कि पहले जोनल कोऑर्डिनेटर्स, फिर मंडल पे कोऑर्डिनेटर्स को बैठाना, फिर अब सेक्टर बना दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि पार्टी पे और संगठन पे बेहतर कंट्रोल के लिए किया गया है। 4 सेक्टर बांट दिए गए हैं, तो 4 सेक्टर की मॉनिटरिंग उनके लिए ज्यादा आसान है। वो वहां पे अपने 4 महत्वपूर्ण लोगों को बैठा करके ज्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकती हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि जिला अध्यक्षों को बदलने की अब कार्रवाई की जाएगी। जिलों में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि जिलों में जो लोग आए वो निचले स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे जाएं, पार्टी की जो विचारधारा है, जो मिशन है, जो एजेंडा है, उसको नीचे तक ले जाएं। तो मुझे लगता है यहाँ पर फेल हुए थे। देखिए, बसपा का अपना एक फिक्स्ड वोट बैंक है जो हमेशा जुड़ा रहता है। हाँ, 2014 के बाद से कुछ सेंधमारी हुई थी उसमें, लेकिन इस बार एक बड़े स्तर पे जो उनका न्यूक्लियर वोट बैंक था वो भी टूटा है। तो मुझे लगता है बीएसपी के लिए अलार्मिंग है कि फिर से अपने लोगों को, लेकिन जिस नैरेटिव पर टूटा वो वोट बैंक, जो माना जा रहा है कि संविधान बचाने वाले नैरेटिव पे टूटा,
कि अगर ये संविधान बचाने वाले नैरेटिव पर टूटा है तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि वो जो वोट बैंक है आज की तारीख में भी है मायावती के साथ जरूर, लेकिन उसने वोट इसलिए दिया क्योंकि मायावती किसी भी कंडीशन में हराने की स्थिति में नहीं थी, जीतने की स्थिति में नहीं थी। कोई ऐसा विकल्प नहीं दे पा रही थी कि कोई निर्णायक विकल्प नहीं बन रही थी, वो इसीलिए टूटा है। तो वो वापस आ सकता है, और वापस कैसे आएगा? अगर आप अकेले चलेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई आप अकेले ना सरकार बना रही हैं, ना आप सरकार में शामिल हो रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, देखिएगा कुछ बड़ा होने वाला है। और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ तो पहले भी उनका मेल रहा है, कुछ नोट्स पे अलग हुए हैं, लेकिन फिर से जुड़ जाएंगे, उसमें क्या है अगर जुड़ जाएंगे। और इस दौर में जब ऐसे लोगों का गठबंधन हो रहा है जिसकी जो मतलब कल्पना से परे है एकदम। जब बीजेपी का पीडीपी से हो सकता है, शिवसेना का कांग्रेस से हो सकता है, सपा का बसपा से हो सकता है, तो बसपा का बीजेपी से क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कि अब इस गठबंधन की राजनीति जो फिर से स्टार्ट हुई है, एक दिशा लेनी होगी, तभी बसपा को अपना पुराना स्वरूप मिलेगा और वो ताकत मिलेगी किसी के साथ जुड़कर। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे पॉइंट पर स्थिर होकर के आ गई है जिसकी जरूरत एनडीए को भी है, बीजेपी को भी है, और जिसको जरूरत इंडिया अलायंस के दलों को भी है। अगर चुनाव से पहले ये गठबंधन के किसी भी दायरे में किसी भी तरफ मच जाती अगर बहुजन समाज पार्टी, तो उसकी स्थिति परिस्थिति आज कुछ और होती। अगर इंडिया के साथ जाती तो हो सकता है सरकार बदली हुई होती, और अगर एनडीए के साथ जाती तो हो सकता है कि आज एक अहम पद पर मायावती का एक कब्जा जरूर होता। यह बड़ा महत्वपूर्ण था उत्तर प्रदेश में। आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो किस करवट बैठती है, किसको फायदा और किसको नुकसान देती है। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा एनालिसिस या विश्लेषण आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों को भी भेजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।